जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम सिगमंड फ्रॉड जो है इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरीज बड़ी कमाल की थ्योरीज हैं। बेसिकली उसने कोई तजर्बात ज़्यादा नहीं किए, लेकिन उसने अपनी सोच के साथ अपनी कॉन्शियस को यूज़ करके सोच के साथ उसने कुछ थ्योरीज दी हैं जो कि आज भी कहीं ना कहीं मीनिंग रखती हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम इन थ्योरीज की थोड़ी सी मुखालफत करते हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ाते हुए मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मैं खुद इसका बिलीवर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम रॉन्ग आइडियाज भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो बीइंग अ टीचर हमें उस टॉपिक के साथ मुखलिस होना होता है, ना कि उसमें कुछ और चीजें। वो बाद में हम कह सकते हैं कि मैं इस चीज की मुखालफत करता हूँ, ठीक है। तो पांच जो है वो इसकी थ्योरीज हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियस के अंदर रहिएगा, यानी ये थ्योरी भी फोकस करती है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस के ऊपर। और आपने भी आज अपने कॉन्शियस को मेरी तरफ मुतवज्जे रखना है, और इंशाल्लाह आपको सिग्मा फ्रॉड के हवाले से कभी भी कोई मसला नहीं होगा। आपके लिए ये थ्योरी आज के बाद जो है अगर नहीं आती थी, तो आपके लिए ये आज के बाद हलवा बन जाएगी। पहली है 5 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कहता है कि जो बच्चे होते हैं, जो उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है 5 स्टेजेस से होके गुजरती है, ठीक है। 5 डिफरेंट मराहल से होके गुजरती है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा हम इसका तारुफ करें कि एक तो ये जो है ना, जो सिगमंड फ्रॉड है ये साइको एनालिसिस का फाउंडर है, ठीक है। साइको बेसिकली इसके जो स्कूल ऑफ थॉट हमने पढ़ा था साइको एनालिसिस, वो है। फिर ये जो इसकी सारी थ्योरीज हैं इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं साइको एनालिसिस के साथ है। साइको एनालिसिस द वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी इसने जो सिग्मंड फ्रॉड है ना, साइको एनालिसिस वाला है, ये बड़ा इसका इन्फ्लुएंशियल रोल रहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर। इससे पहले जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी, लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, उन्होंने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। लेकिन साइको एनालिसिस के जो इसका काम है इसको बड़ी अहमियत दी जाती है। इसने जो है ना वो बच्चों की मुतल्लिक उसने 5 स्टेजेस दी हैं, यानी जो इसने कहा कि किसी भी बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, वो 5 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस को साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट ये हम आगे देखते हैं, तो मैं इन चीजों की वजाहत कर दूंगा। अच्छा, पहली स्टेज है इसकी ओरल स्टेज। ओरल से यह मुराद है हमारे मुंह मुराद है, यानी हमारा माउथ मुराद है। अब ये ओरल के अंदर ये कहता है कि जो कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी की, वो 5 रस्तों से होकर गुजर रही होती है। कहता है जो छोटा बच्चा वो ना, ये जो है सिगमंड फ्रॉड, ये एक इंसान को लिबिडो समझता है। लिबिडो ये कहता है कि एक इंसान जो है इसकी सारे काम लिबिडो, लिबिडो एक ऐसा मजा है, एक ऐसा मजा है जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं सेक्स के साथ है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक इंसान की नीड है, इंसान की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। लोग शादी करने के लिए जो है ना क्या कुछ नहीं कर रहे होते, अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं, और पूरी जिंदगी की स्ट्रगल एक इसके लिए कर रहे होते हैं। लड़कियां भी कर रही होती हैं। उनसे पूछे भाई आप ये डिग्री क्यों कर रही हैं, आप क्यों पढ़, वो कहते हैं हमारा दिल नहीं करता पढ़ने को, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं कल को हमारा रिश्ता अच्छा आ जाएगा। यानी ये एक ऐसी चीज है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बीइंग ए मुस्लिम हम इस इमोशंस को दबाए रखते हैं, लेकिन ये एक इमोशंस है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो ये कहते हैं कि इंसान जो है ना जो पैदा होने से लेके डेथ तक वो एक मजे के अंदर वो जिंदगी गुजारना चाहता है, और वो मजा जो है वो उसका ताल्लुक सेक्स के साथ है। और इसको वो कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना चाहते हैं। और उसको कहता है कि वो जो छोटा बच्चा है, वो जब अपनी मदर का मिल्क पीता है, दूध पीता है, तो वो भी जो सक कर रहा होता है, बेसिकली वो अपनी अपने माउथ से अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा कर रहा है। यही मदर की फीडिंग करना, मदर की फीडिंग करते हुए बच्चा सक करता है, टेस्ट करता है, बच्चा बाइटिंग करता है। तो ये जो बच्चा है ना, वहां पे ग्रेटिफिकेशन उसको मिल रही होती है, उसकी एक जो नीड पूरी कर रही होती है, उसको मजा आ रहा होता है, ये कहना चाह रहा है वो। और वो कहता है अब अच्छा इसके अंदर अब चूंकि वो कहता है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टेजेस है, और इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताता है। वो कहता है अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा दूध पीता है, यानी माँ का दूध पीता है बच्चा और बहुत ज्यादा पीता है, तो ये कहता है कि इससे इससे बच्चे की पर्सनैलिटी खराब हो सकती है। तो कहता है कि बच्चा इससे जो छोटा बच्चा आप ये देखते होंगे, हालांकि इस्लाम कहता है 2.5 साल तक, मेरे ख्याल है, मेरे ख्याल इस्लाम ने पता 2.5 साल किस तरह कहा है। 2.5 साल का बच्चा बहुत बड़ा होता है, और उसको अच्छा खैर वो अब वो जो है ना वो छोटा बच्चा जो है, अगर आप उसको ज्यादा टाइम, मैंने कुछ लोगों को देखा 4-4 साल तक वो अपने माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। अब वो बच्चा जितना माँ का दूध ज्यादा पिएगा, अब वो अलग टॉपिक है कि उसकी सेहत है जो भी है, वो बच्चा इमेच्योरिटी के अंदर होगा।
और वो बच्चा जो, अगर आप उस बच्चे को थोड़ा दूध देंगे, माँ अपना दूध थोड़ा पिलाएगी, तो वो उसको टेंशन होगी, उसको स्ट्रेस होगा, उसको सुकून नहीं आएगा, वो बेचैनी के अंदर रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बेचैनी होगी। लेकिन अगर माँ दूध ज्यादा पिलाती है तो इस सूरत के अंदर बच्चा जो है वो इमेच्योर हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा अगर उसे हर वक्त ही वो अपना दूध, तो ये बच्चा इमेच्योर होगा, उसकी डेवलपमेंट के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस आ जाएगी। ये दो चीजें उसने जोड़ी हैं। बात की समझ आ गई। दूसरी उसकी अगली स्टेज है एनल स्टेज। क्या है? एनल। अब बच्चा जब 1.5 साल से ऊपर होता है ना, या इससे 1.5 साल से 3 साल, या कहीं पे 1 से 3 साल की बात भी की गई है। एनल स्टेज से मुराद ये है कि छोटा बच्चा, अब उसकी जो मुंह वाली सक सक करने के अंदर जो उसका मजा था ना, लिबिडो था, अब वो लिबिडो उसका आ गया है, जो उसकी पेशाब करने वाली, यानी कि पखाना करने वाली जो उसकी है, उसके साथ, उसका बाउल ब्लेडर के साथ आ गया। यानी छोटा बच्चा, आप अपने घरों में ऑब्जर्व करते होंगे जिनके घरों में बच्चे हैं, कि बच्चा जब 1.5 साल से ऊपर जाता है ना, तो वो बार बार पजामी उतार के वो वॉशरूम जाना चाहता है, और वो बड़ी देर वॉशरूम पे बैठा रहता है, और फिर आता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे वॉशरूम आया, फिर चल जाता है। तो कहते हैं कि अब वो उसकी जो, उसका जो लिबिडो है, वो बाउल, ये ब्लेडर से निकल के अब वो आ गया है उसको टॉयलेट के अंदर, उसको मजा आता है टॉयलेट के अंदर, ग्रेटिफिकेशन उसे मिलती है, उसको सुकून मिलता है वहां पे टॉयलेट के अंदर। और वो कहते हैं कि अगर इस एज के अंदर बच्चा ज्यादा टॉयलेट में टाइम गुजारता है तो तब भी काम खराब है, और अगर कम जाता है तब भी काम। तो इसमें कहता है कि ऐसी सूरत के अंदर आप ये करें कि आपने जो, चूंकि हम पर्सनैलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं ना, तो कहते हैं कि आप छोटे बच्चों को वॉशरूम के अंदर वो जो, उनको क्लीनलीनेस सिखाएं, कि बेटा आप वॉशरूम से निकले हो, पहले उसको वॉश करवाएं, उसको वॉश खुद करना सिखाएं, और साथ के साथ उस बच्चे को कहें कि आपने साबुन के साथ हाथ धोना है, फौरी पजामी पहननी है। ये चीज के आप बच्चे अब पजामी उतार के फिरते रहते हैं, गांव में मोस्टली ऐसे होता है, आप फौरी जो इससे वॉशरूम से निकला है फौरी से पजामे पहनाएं, ताकि वो अपने आज़ा के साथ छेड़खानी ना करे। अब ऐसी सूरत के अंदर उसकी यानी वो बच्चा नीटनेस होगा, क्लीनलीनेस होगी, ऐसे बच्चे में मोरालिटी डेवलप होगी उसकी, जो है ना वो, यानी वो ठीक रहेगा, उसकी एक ना अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी ठीक डेवलप होगी। लेकिन अगर वो घंटों वॉशरूम में बैठा रहता है, और अब देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो वॉशरूम के अंदर आपस में गप्पे कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो वो भी मुनासिब नहीं है कि वो बैठे हैं वॉशरूम कर रहे हैं और आपस में गप्पे लगा रहे हैं, और फिर सारा दिन ऐसे ही वो नंगे धंगे जो है ना वो फिरते रहते हैं। तो ये चीजें उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर रुकावट है। थर्ड स्टेज है फेलिक स्टेज। अब बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक की एज के अंदर आ गया है। ऐसे के अंदर ना, जब मैं मजाक में बताऊं कि हमें जो है ना बचपन में थे, पांचवी छठी पढ़ते थे, नहीं पता था कि ये जो है ना, जो बच्चा, हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसे मेरे जहन में आता था, जो बेटी पैदा होती है ना, ये पैदा होती होगी माँ से, जो बेटा पैदा होता है ना ये बाप से पैदा होता होगा, पता ही नहीं था इन चीजों का। अच्छा, अब बेसिकली जब जब बच्चा 3 साल से 6 साल तक का आता है ना, तो बच्चों को ना वो सेक्सुअल डिफरेंसेस का पता चल जाता है, कि मैं लड़का हूँ और ये मतलब वो लड़की है। और ऐसी सूरत के अंदर उसकी एक अट्रैक्शन भी उभरने लग जाती है अपनी अपोजिट के अंदर। ठीक है। बात थोड़ी सी आप मायूब जरूर होगी, लेकिन जो कि वो एक थ्योरी है उसने दी है, तो उसको समझना होगा। अच्छा, वो कहता है कि बच्चे की, अब ऐसी की सूरत के अंदर बच्चा जो है ना वो, जैसे बेटी है ना, तो वो बाप के ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट होगी, उसे बाप के साथ ज्यादा उन्स होगा। और जो बेटा है ना उसे माँ से ज्यादा उन्स होगा, यानी बेटा माँ के करीब ज्यादा लगेगा, बेटी बाप के करीब ज्यादा होगी। और बच्चे के अंदर जेलसी का जो है ना वो सेंस ऑफ जेलसी पाई जाएगी। उससे कहा जाए ना, बेटी कहे ये मेरे बाबा हैं, बेटा कहेगा ये मेरे बाबा हैं। अब आपस में जेलसी नहीं कि ये सिर्फ मेरे हैं, ये किसी और के नहीं है। बेटा कहेगा ये सिर्फ माँ सिर्फ मेरी है, किसी और की माँ नहीं है। इन उनके अंदर एक राइवली उस चीज को लेके, माँ और बाप को लेके होती है, मैंने बाबा पास सोना है, मैंने मम्मा पास सोना है। अब ये जो बच्चे जो है ना इस तरह की बात, तो ये बेसिकली 3 से 6 साल तक उनको एक अपोजिट जेंस, वो जो माँ और बाप के अंदर अट्रैक्शन पैदा होती है, उनके सीने के साथ लग के उनको सोने को दिल करता है। लड़का होगा तो उसका दिल करता है कि मैं माँ के साथ सोऊं, माँ के साथ सीने के साथ लग के सोऊं, और लड़की होगी तो उसका दिल होगा मैं बाबा के साथ सोऊं, बाप के साथ सोऊं। ठीक। इस टर्म को सिग्मंड फ्रॉइड जो है ओडिपस और इलेक्ट्रा कहते हैं। अगर लड़का माँ के साथ ज्यादा अटैच होता है, ठीक है, लड़का बेटा माँ के साथ अटैच होता है, यानी उससे माँ अच्छी लगती है, माँ के 3 साल 6 साल के, इसे कहते हैं ओडिपस कम्प्लेक्स, यानी वो बच्चा माँ के ज्यादा करीब हो जाता है, उसे बाप अच्छा नहीं लगे, यानी वो एक ऐसी ऐसी उसकी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। लड़की जो है ना वो अपने बाप के साथ ज्यादा अटैच होती है, तो अब वो लड़की अगर बाप से, ऐसी
इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, ठीक है। तो यानी दोस्त ने इमोशन भी, चूंकि वो सेक्सुअल डिजायर कर रहा है ना, हर चीज को कहते हैं इंसान की सारी डेवलपमेंट, कहते हैं पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान इसी सेक्स के पीछे ही रहता है। सबसे बड़ी जरूरत ही यही है, बायोलॉजिकल नीड यही है, सबसे बड़ी मोटिवेशन ही यही है, बस यही सब कुछ है भाई। सेम सेक्स पेरेंटिंग प्रेफरेंस कैन बी रिजॉल्व। कहते हैं अगर आप बच्चे को, बेटा बाप के साथ ऑफिस में जाए, बेटी माँ के साथ अपने जो है वो दफ्तर जहां पे जाना है वो जाए, ऐसी सूरत के अंदर सेम सेक्स के अंदर उनका जो ये ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है ना, वो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेज जो है वो है लिटेंसी स्टेज। अब बच्चा जो है ना वो 6 साल से ऊपर जो आ रहा है ना, अब वो पोबर्टी एज की तरफ आने लगा है। पोबर्टी एज होती है, अब बच्चा जवानी की तरफ कदम रखता है, क्योंकि 11-12 साल का बच्चा ना बालिग हो जाता है। बेटी भी जो है 11 साल बालिग होगी, बट बेटा 13 साल में बालिग हो गया। अब वो जवान होने की तरफ उनकी उनका सफर जारी है। ऐसी सूरत के अंदर जो है ना, अब वो लेटेंसी एज, इसमें क्या होता है कि जो उसके सेक्सुअल डिजायर, अब पहली स्टेज में पता चल गया सेक्स क्या था, दूसरी में था, तीसरी में क्या था, अब जो चौथी लेटेंसी स्टेज है ना, इसके अंदर ये होता है कि वो जो बच्चे होते हैं, जो अपनी वो एनर्जी उनके अंदर अराइज होती है, इस एनर्जी को बच्चे अपनी स्टडी, अपने कामों के अंदर लगा देते हैं। अच्छी चीज यही है, मतलब है कि अब तो अगर मिसाल के तौर पे बच्चे बुरा है, या उसके घर का माहौल, उसके दोस्तों का माहौल, इर्द गिर्द का ऐसा बुरा माहौल है, तो वो उस बच्चे को गलत सोसाइटी के अंदर लेके जाएंगे। और बच्चा फिर उस सूरत के अंदर, अभी वो 6-7 साल का हुआ है, तो उसने लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देना, ये होता है। अब जिनकी ऐसे होता है कि वो जमदे, क्या बोलते हैं हम, ठरकी थे, और यानी कि वो बचपन से ही वो उन्होंने जो है ना वो गलत राह चुनी होती है, और उन्होंने जो है ना वो देखना और तंग करना, और यही उनकी सिर्फ के अंदर होता है। लेकिन चूंकि इस सूरत के अंदर आप अपने घरों में देखिए, हम अपने घरों में देखिए, तो बेटा जब 6 साल, बच्ची या लड़की या लड़के जब 6 साल से ऊपर होते हैं, तो ऐसे में ना वो पढ़ाई में हम स्कूल भेज देते हैं। अब वो बेटा आता है स्कूल से, होमवर्क करता है, मस्जिद में जा रहा है, वहां कारी साहब से पढ़ा, अपना होमवर्क किया, रात एक्सरसाइज की, घुमा फिरा, सो गया। उसके दिल के अंदर उसकी ये जो सारी सेक्सुअल एनर्जी थी ना, वो कहता है कि ये अब उसके कामों में लग जाती है। यानी ये लो, उसकी डेवलपमेंट यहाँ पर रुक जाती है। सेक्सुअल इंप्रेस जो उसका जो सेक्सुअल इंपल्सिव है ना, जो उसको जो चीज इन चीजों की तरफ उभारती है, वो रिप्रेस होता है। वो एनर्जी सबलिमेट हो जाती है टूवर्ड्स कि बच्चा स्कूल के कामों में, हॉबीज में, फ्रेंडशिप में, दोस्तों के साथ घूमने में, अच्छे कपड़े पहनने में, तैयारी करने के अंदर बच्चा इन चीजों के अंदर जुट जाता है, और वो भूल जाता है वो जो उस एनर्जी जो उसको नेगेटिव साइड पे लेकर जाने वाली थी। तो बच्चा इस तरह नई स्किल सीखता है, खेलता है अपने दोस्तों के साथ, तो बच्चा इन चीजों से बच जाता है इस स्टेज के अंदर। और लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज। अब बच्चा पोबर्टी, यानी अब वो जवान हो गया है, 12 साल से लेके 18 साल तक की एज के अंदर, तो ये वो एज है जिसके अंदर बच्चा सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट करता है अंदर माजरत के साथ। पहला इश्क जो है ना जिंदगी में, ये 11 साल से लेके ना 12 साल से लेके 20 साल तक हो जाता है। यानी मैं समझता हूँ कि जो 9वीं 10वीं क्लास है ना, इसमें पहला इश्क हो जाता है अपोजिट जेंस के साथ। और हो सकता है भाई आप लोग शरीफ भी हो, तो आपको जो है ना अपने माँ बाप ही अच्छे लगते हो। अदरवाइज जो है ना वो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप जो आपका जिसके आप आशिक हैं, जो जो आपको अच्छा लगता है, आप उसको कोई फिजिकल इंटीमेसी उसके साथ कायम करें, जरूरी नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि आपको ना बस कोई पसंद आ गया, बस मतलब मुझे वो अच्छा लगता है, या मुझे वो अच्छी लगती है, या किसी को ना दिल करता है किसी को देखने का, बेसिकली यही होता है ना इमोशन। अब जो तंग घर, और जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, तो इतना बड़ा होता है कि हमें दीदार हो जाए अपने महबूब का, तो एक दिल के अंदर होता है कि यार मैंने जब बड़ा हो गया ना, मैं इससे शादी करूंगा, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ। तो ये चीजें यानी कि उसके अंदर ना एक जो इस तरह के इमोशंस पैदा हो जाते हैं। तो वो कहता है कि बच्चा जो है ना वो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट अपनी इस एज के अंदर कर लेता है, कहीं ना कहीं जो भी है, बदल जो उसका कहने का मकसद है। और बच्चा इसके अंदर चाहता है कि मेरा 1 to 1, एक लड़की के साथ मेरा रिलेशन हो, एक लड़की कहती है मेरे एक लड़के के साथ हो, मतलब एक आइडियल सी एक सीन दिमाग के अंदर चलना शुरू हो जाता है, एक दिमाग को ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं बच्चे। समटाइम इन जेनिटल स्टेज पीपल आल्सो हैव प्रीवियस साइन। हाँ, समटाइम कुछ ऐसा होता है कि जेनिटल अब 5वीं स्टेज के अंदर आ गया, उसके अंदर पुरानी स्टेज होती है। यानी अभी भी कोई बच्चे, मैं बड़े लोगों को भी जानता हूँ कि वो वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते हैं। कहीं ना कहीं मेरे नजदीक बदल उनके जो ऐसा वॉशरूम में बड़ा टाइम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके ख्यालात जो चल रहे होते हैं, वो उसी एनल स्टेज के अंदर अभी तक गुजर रहे होते हैं। ऑडिपस बस इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स के अंदर भी लोग होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो पुरानी स्टेजेस के अंदर चल रहे होते हैं, कुछ अपने आप को वक्त के साथ ग्रो कर लेते हैं। और बहरहाल इस एज के अंदर अपोजिट जेंस जो है वो फेवरेट होती है। यानी कि आप 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो है ना, ये पूरे जवान होते हैं, पूरे दिनों के होते हैं, इनके बच के रहना चाहिए।
ये थी हमारी। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है, क्या कहता है कि एक तो इसने कोई तजर्बे नहीं किए थे, यानी एवं ठोक दिया इसने थ्योरी ना। इसने कोई बच्चों के ऊपर तजर्बे नहीं किए थे कि उनके ये इमोशन देखता और उसने कर, लेकिन बात में उसने सच्ची की है, कुछ ना कुछ चलो 50% कह ले, ज्यादा ना कही, 50% बातें ठीक है। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर आर नॉट एज इम्पोर्टेंट इन फ्रॉड बिलीव। पहले पांच, फ्रॉड कहता है कि भाई बच्चे के पहले 5 साल बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन जो है ना वो हालांकि इतने भी अहमियत के नहीं है। ये जो सोशल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक होते हैं दर्द अंगेज, जो सोसाइटी के अंदर जो जो हमारे जिस तरह के हम माहौल में रह रहे होते हैं उसको इग्नोर करता है, तो सबके लिए लेता है भाई सारे ही ऐसे हैं, ऐसी बात है। सेक्सुअल डिजायर, ये सेक्सुअल डिजायर को इतना सर पे सवार करता है ना, कहता है इतनी भी जरूरी कोई नहीं है, एडा भी मसला कोई नहीं है, एडी टेंशन भी कोई नहीं है, जेडीएस बंदे बढ़ा छोड़ी है। गुड हिस्ट्री बट बैड साइंस। हिस्ट्री अच्छी है इसकी, लेकिन ये बुरी साइंस है भाई, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इसे। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। इस थ्योरी के अंदर किसी कोई मसला, हमने पहली थ्योरी क्लियर कर लिया है, इससे पहले पीछे 4 थ्योरीज हमारी बाकी हैं। इसके अंदर कोई सवाल है किसी का? आल इज ओके? और कुछ बोल भी दो, ये सारे ऐसे करके शर्मा गए हो ना जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर जी, बेशर्मी वाली। ओके जी। अच्छा, तो लाइफ इंस्टिंक्ट थ्योरी, लाइफ इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है ना, ये दी थी, ये भी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। इसे कहते हैं जीने की तमन्ना और मरने का गम। ठीक है, यानी लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ इसे बोलते हैं इरोज और थानाटोज, इरोज और थानाटोज, ये इसको बोलते हैं। बड़ा ये स्ट्रेंथ है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, इरोज क्या होता है? इरोज ये होता है, भाई मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, आप में से वो लोग जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं और बड़ी जबरदस्त फंटेस्टिक लाइफ गुजार रहे हैं, और वो बड़े बड़े एक्टिविटीज करते होंगे, बड़े ख्वाब देखते होंगे अपनी जो है ना, उनकी यानी कि ये ये जो जो लोग जीने की तमन्ना रखते हैं ना, वो ख्वाब देखते हैं। अगर दोबारा आए तो देखिए। अच्छा, हाँ बहुत छोटी सी थ्योरी है। तो सीक प्लेजर एंड टू इंगेज इन लाइफ सस्टेन, भाई वो जीने, जो जीने का तमन्ना रखता है, वो बंदा जो है वो लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी, बहुत सी एक्टिविटीज करेगा, आगे बढ़ेगा। ड्राइव टूवर्ड सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब ऐसा बंदा जो है वो सर्वाइवल के, यानी वो जीना चाहेगा, भाई मेरे मेरी जिंदगी में मायूसी कोई नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द लिबिडो विच इज द एनर्जी दैट फ्यूल्स सेक्सुअल एंड लाइफ इंस्टिंक्ट। भाई वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, सेक्सुअल एनर्जी को उधर नीड को पूरा करेगा। और यहाँ भी वही बात करता है, सेक्स इज द प्राइमरी मोटिवेशन। भाई कभी भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप मुस्लिम मुआशरे में इसके जितना दबा लो, जितनी जल्दी टाइम से शादियां हो जाए उतना अच्छा है, जितनी लेट। हाँ, हम चूंकि होता है कि भाई मैंने अभी पढ़ना है, बीएस करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करनी है, फिर कमाना है, कमा के फिर घर वालों को भी खिलाना है, बहन भाइयों की शादियां भी करनी है, फिर उसका अपना घर बनाना है, जहेज बनाना है, वो बना के उसके बाद जब मैंने 35 साल की हो जाना है, उसके बाद मैंने कहना है रिश्ता ही कोई नहीं आ रहा जी। जब एज थी उस वक्त कोई नखरे हमारे खत्म नहीं होते थे, अब जो है ना वो रिश्ता ही कोई नहीं आ रहा। और फिर बस बाद में यही होना है कि बस हो जाए किसी तरह, नहीं तो इतने लोग आप देखते हैं कि जो ऐसे ही बैठे हुए है, जो जीने की तमन्ना, वो कहता है कि इससे प्राइमरी मोटिवेशन है, सब कुछ इसके गिर्द जल रहा होता है। इसी की ये हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जो हमें, मैं आपको बताऊं, है, बताने वाली कुछ बातें नहीं होती। मैंने एक जगह रिश्ता, कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल टीचर ने अपने धी की शादी करी है, तो भाई उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बड़ा, मैं तो दिल बड़ा छोटा है, मैं सात सा आदमी हूँ, इतना रो, मैं 3 दिन मेरा तो रिश्ता टूट जाता था ना, मैं 3 दिन रोता रहता था कि यार मेरे ना, मेरी किस्मत एडी बैड़ी है, मैंने को देंदा ही कोई नहीं है, लड़की नहीं देंदा, ऐसा सोचता होता था मैं। और जो है वो लोग ऐसे ही कहते हो, कहते साड़ी बेटी 16वें स्केल दी, ऐसी 14वें स्केल वाले बंदे ने क्यों दे ये बेटी। खैर, मतलब लोगों के नखरे नहीं खत्म होते, समझते हैं कि 25 साल का लड़का जो है ना, 25 साल का, इसके पास पंजारों होनी चाहिए, इसके पास एक वीआईपी घर होना चाहिए, एक बड़ी जो है 2-3 लाख वाली इसके पास जॉब होनी चाहिए, ये बड़ा वेल सेटल कारोबार होना चाहिए। खुदा के बंदो, जो आप लोगों ने, यानी कि उनके वालदेन, जो लड़की के वालदेन 55 साल की एज के अंदर बनाते हैं, इस काबिल होते हैं कि अपना जाती घर, जाती गाड़ी, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 25 साल का लड़का ही बना रहे। भाई बच्चे की इंटेंशन देखो, बच्चा मेहनती है, डेट्स ऑल, बच्चे अखलाक अच्छी है तो ठीक है। यार ये बदल, ये कुछ थे, लेकिन अल्लाह के हर काम में बड़ी हिकमत होती है। जो अल्लाह ने बाद में मेरे साथ किया है, मैं तो जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। लेकिन वक्ती तौर पे तो मायूसियां होती थी कि यार ये हो क्या रहा है, जिंदगी में चल क्या रहा है, क्यों मुझे थाने डोज की तरफ धकेले जा रहे हैं। अच्छा, ही आल्सो टॉक अबाउट क्रिएटिव बिहेवियर बाय रोज, यानी अच्छा, खैर बरल, रोज वाला बंदा बहुत अच्छा है, जिसको जीने की शौक है ना, वो क्रिएटिव भी होगा, वो बहुत कुछ करेगा, मेहनती होगा, उम्मीद है तो भाई आगे चल रहे हैं ना। है ना, तो भाई मरने का खौफ,
मर जाना है एक दिन, जहान छड़ जाना है। मैंने जिंदगी में इतने गुनाह कर लिए अल्लाह, मैंने अब चाल है, मैंने उन चाल है मैंने इस दुनिया में नहीं जीना। अल्लाह टेंशन खत्म ही नहीं हो रही, क्या हो गया हर तरफ। ये मैंने क्या क्या गुनाह कर दिए हैं, क्या क्या मुझसे जो है ना वो चीजें सरजद हो गई हैं। अब मैं रहना नहीं चाहता, मुझे जीने का हक कोई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को मैनेज नहीं कर रहा, कर्जे हैं तो दम नहीं छोड़ रहे, घर है तो वो तंग आया पड़ा हूं, माँ बाप जीने नहीं देते। ऐसा बंदा जो है ना वो बीमारियों के अंदर मुब्तला होगा, ज़हनी ड्रामे के अंदर मुब्तला होगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अल्लाह माफ करे, मेरी परसेप्शन है, मैं कोई सिगमेंट फ्रॉड नहीं हूँ, लेकिन फिर जिन लोगों की शादियां 40 साल की एज तक नहीं होती ना, मैं उनको कहीं ना कहीं साइको समझता हूँ। उनके साथ गुफ्तगू करके देखता हूँ, और मैं उनके अंदर बहुत, क्योंकि देखिए आपकी ना लाइफ के अंदर बड़ी स्पेस रह जाती है। अगर आपकी 30 साल की एज तक शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, यकीन कर लें, और आप थोड़ा बहुत कमाने वाले हो गए हैं, आप एक परफेक्ट, एक जबरदस्त लाइफ गुजार रहे हैं। और अगर आपकी 30 साल की एज में शादी नहीं हुई, एक स्पेस रह गई। अगर आपकी शादी हुई, आपके बच्चे नहीं हुए, एक स्पेस रह गई। अगर आपकी शादी हुई, बच्चे हो गए, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप कमा नहीं रहे, आपकी स्पेस रह गई। जब जब जिंदगी के अंदर स्पेस हमारी बनती जाएंगी ना, उस स्पेस हमें मेंटली टॉर्चर करेंगी, मेंटली इलनेस की तरफ लेके जाएंगी, और हमारी शख्सियत से ऐसे काम सरजद हो रहे होंगे जो हम करना नहीं चाहते होंगे। ऐसी चीजें हो रही होंगी जो सोसाइटी के लिए मायूब होंगी। परफेक्ट आदमी वही है जिसकी चीजें, जो जो एक आइडियल लाइफ यही है कि आप 30 साल की एज में शादी भी हो जाए, आपके बच्चे भी हो जाए, और आपको आप रोजगार कमाने जितना भी हो जाए। पैसा कमाने में सारी जिंदगी लग जाती है, इंसान मेहनत करता है, उसकी अपनी ख्वाहिशात, लेकिन कम से कम सर्वाइवल मोड के अंदर, इंडिपेंडेंसी के अंदर, अगर 30 साल तक आप आ गए हैं, आप दुनिया के अपने आप को खुशकिस्मत तरीन शख्स समझिए, ठीक है। नहीं तो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन नखरा ना कीजिए, बस ये देखिए कि क्या शख्स मेहनती है, क्या मैं मेहनती हूँ, बस ये चीज देखें। अच्छा, इसकी सारी थ्योरी को कहता है कि लैक ऑफ एम्पिरिकल, ये कोई तजर्बात नहीं किए गए, इसकी अपनी सोच है, ये बातें हैं जो करी जा रहा है। सब्जेक्टिव यानी वो अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, खुद से वो कह रहा है, राय दे रहा है। जरूरी नहीं कि इसको साइंस के पैमाने से बातें होके नहीं गुजरी। अवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये इंसानों के बिहेवियर को इतना सादा कर रहा है। भाई इंसान बहुत कम्प्लेक्स है, इतना सादा भी नहीं होता। ये बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव को, यानी जो बेसिक में हमारे पास क्या है, रोटी कपड़ा मकान है, उसको इग्नोर कर रहा है, सेक्स के पीछे भाग रहा है। भाई कहता है सिर्फ सेक्स से सब कुछ नहीं होता है, रोटी कपड़ा मकान भी सबसे होता है, उसको इग्नोर कर रहा है ये। ही हैज मीजोगाइनस बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर था ना, ये औरतों के मुखालिफ था, यानी औरतों से नफरत करने वाला था। यानी मेरा ख्याल है कि ये बात भी कहीं ऐसे है ना, कि जैसे एक फीमेल के लिए, शायद फीमेल की फीलिंग कुछ और होती होंगी, खुदा जाने। लेकिन अब उसने हर चीज को सेक्स के साथ जोड़ा ना, तो फीमेल के लिए चीज मायूब है। तो वो कहता है कि बीजोगाइनेशन औरतों के खिलाफ, इसका जो सारी बातें होती है ना, ये औरतों के खिलाफ बातें करता है। तो ये वाली जो है ना इसकी ये थ्योरी थी। हाँ, इस थ्योरी की समझ आ गई सबको? सिर्फ समझ नहीं आनी चाहिए, कुछ पल्ले भी बात पढ़नी चाहिए, सिर्फ पेपर में नहीं देना, कुछ समझ भी आ जाए कि थ्योरी, ये बेसिकली ये बंदा कहता क्या था, उसके उसके थॉट्स क्या थे, उसने जिंदगी में काम क्या किया था, आज क्यों उसको इतनी पजराई मिल जाती है, आज भी इसकी किताबें जो है वो सिलेबस के अंदर पढ़ाई जाती हैं। क्या बात थी कि इस बंदे ने इतना, इसके अंदर क्या दम था कि ये बंदा इतना फेमस हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं इसकी थर्ड थ्योरी के ऊपर, वो है पर्सनैलिटी की टाइप के ऊपर। क्या है पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्योरी थी इसकी पहले वाली, ये पर्सनैलिटी की टाइप की थ्योरी है, ठीक है, पर्सनैलिटी टाइप। अब इसने ना पर्सनैलिटी की 3 टाइप बताई थी, ठीक है। एक एड, ईगो और सुपर ईगो। एड, ईगो, सुपर ईगो। अब आपने देखना है कि आप इसमें कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। हम में से कुछ आज भी एड के ऊपर होते हैं, हम में से कुछ आज भी ईगो के ऊपर हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सुपर ईगो। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मुआशरा, जिस तरह का एजुकेशन निज़ाम हमारा है, जिस तरह सोशल मीडिया ने हमें जो है ना बुलियंग पे लगा लिया है, हम बगैर सोचे समझे, वैसे मैं तो एक कहता हूँ मोहब्बत हमें भी है किसी से, मतलब मैं भी हमदर्दी रखता हूँ इमरान खान के साथ, या मेरी हमदी फौज के साथ भी है, लेकिन फौज के जर्नलों के साथ नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद खामोश रहते हैं। यानी वो मैं तो ये कहता होता हूँ कि हम तो इतने मजबूर हैं, वो क्या, वो एक गाना नहीं है, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो यहाँ ऐसे ही है, पाकिस्तान में ना नफरत आसान है ना मोहब्बत आसान है। अगर नफरत करेंगे तब भी उठा लिए जाएंगे, और अगर मोहब्बत करेंगे तब भी उठा लिए जाएंगे। इसलिए हम चुप ही रहते हैं। बहुत से दिल करता है कभी कभी यार, कि यार थोड़ा स्टेटस, चल छो यार, क्यों अपने आप को जो है कहना है कि काली बिल्कुल कल मेरे घर के ऊपर आई खड़ी हो और मेरे घर वालों को रास्ता करे। तो इसलिए जो है हम अपनी जो है वो मोहब्बत और नफरत दोनों को छुपा के रखते हैं। अच्छा, ये पर्सनैलिटी ग्रे हम ना कहीं इन्हीं के अंदर जो है वो पाए जा रहे होते हैं, एड, ईगो, सुपर ईगो के अंदर हमारी लाइफ गुजर जाती है। तो पहला कहते हैं एड। एड वो है कि जो हमारी इंस्टिंक्चुअल, अब छोटा बच्चा है ना, मेरा बेटा है 2 साल का, आ, हाँ 2 साल हो गए हैं, 2 सवा 2 साल। अच्छा, अब वो जो है ना,
जी जी। ये मैं बरल अब भी कभी कभी मौका मिले, अब तक तो मौलवी बन गया तो मैं गाने भी नहीं सुन सकता। कभी कभी मौका मिले ना तो गाड़ी में अकेले जा रहा हूँ तो फिर मैं लगा लेता हूँ। अब्बा हो तो अब्बा तो कहते हैं नात ही लगानी है। एक तो वैसे अच्छा अच्छी बात है अब भी हजूर मौलवी हो तो, लेकिन जो है ना ये बुरी बात भी है कि बंदा जो है ना बस मौलवी सुन के थक जाता है। अच्छा वो जो है ना, एक है इड। अब एड क्या है, हमारा वो मेरा बेटा 2 साल का है ना, तो उसके साथ आप खाना खा लो। उसने जो है ना वो उससे भूख लगी है, उसे नहीं परवाह करनी, उठाएगा ऐसे रोटी के ऊपर हाथ रखेगा, थाली तोड़ेगा, सारी सालन में डाल लेगा, सारे ऐसे करके मुंह में डाल लेगा। अब उसके लिए क्योंकि वो अपनी जिबिल्लत के साथ चलता है, उसे भूख लगी है। और जब उसे भूख नहीं लगी तो आप मिन्नतें कर दो नहीं खाएगा, लेकिन अब भूख लगी है तो भाई आप जितना मर्जी रोक लो उसने नहीं छोड़ना। बच्चों कहते हैं घर में मेहमान आए तो बच्चों को पहले खाना खिला लेना चाहिए, ताकि ये पहले रजे हो तो उनको तंग नहीं करेंगे मेहमानों को, नहीं तो ये आपका कच्चा छट्टा खोल देंगे कि यार कितने बदतमीज बच्चे नहीं ना दे। बच्चे तो भी बच्चे ही होते हैं। तो इट हमारी इंस्टिंक्ट है, ये सोचने समझने से मारूम है, बस मुझे जिसमें मजा आता है मैं वो काम करूंगा। मुझे जहां से प्लेजर मिलता है ना मैं वो करूंगा। जिस चीज से मुझे प्लेजर नहीं मिलता मैंने नहीं करना, मैंने वो काम नहीं कर। यानी अब सी हमें हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब अब ये देखो ना, जो लोग क्राइम करते हैं बेसिकली इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है। यानी आप कहीं जा रहे हैं, एकदम चोर को चोरी करने का मौका मिला कर लेगा, फौरी तौर पे ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, किसी किसी को छेड़ने का मौका मिला, लड़की होते हैं ना वो जहां भी जा रहे हो लड़की ने बनाई है बस वो वहीं पे फिदा। जैसे ये इनके लिए जिंदगी में पहली लड़की इन्होंने देखी है। तो चूंकि वो बेसिकली इंस्टेंट के ऊपर होती है ना, जहां तड़प पैदा हुई वहीं पे बस वो बेस्ट गए हैं वहीं पे। तो सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, बेसिक नीड एंड डिजायर फौरी तौर पे चाहते हैं। और इसी तरह ये इसकी मिसाल यही है कि अगर आप ना टेबल के ऊपर बैठे हैं, 4 बंदे खाना खा रहे हैं, तो जो बंदा, तो हमारे यहाँ भी हमारे प्रोफेसरों में भी एक प्रोफेसर है, माजरत के साथ हम दोस्त खाना खाते हैं तो एक अगले में लड़ाई भी हो गई। वो एक प्रोफेसर हमारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत खाते हैं, बहुत बहुत ही खाते हैं। अब वो जो है ना जब खाना खाने बैठते हैं ना, तो वो जो दूसरे की प्लेट के अंदर लेग पीस पड़ा हुआ है ना, यकीन करें वो बंदा अपने आप के काबू नहीं पा सकता, और वो वहां से जाके उठा के खा लेगा। नहीं देखेगा कि अगला बंदा मेरे बारे में क्या अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है, वो उसकी प्लेट में से उठा लेगा। बोतल किसी ने अपने लिए पहनी डाली है ना गिलास के अंदर, वो वहां से उसके सामने से उठा लेगा और यकदम एक ही में ऐसे फेंकेगा अंदर, और फिर वो गिलास रख देगा। अगले बंदे सारे देखते हैं यार ये बंदा है बला है की है इसको समझ। और वो भाई कुछ नहीं सुनता खाने के मामले में, वो एड के ऊपर है। अब ये वाला एड वाला बंदा जो है ना वो ग्रैब करेगा, उसे नहीं परवाह होगी कि वो जिसका है वो कर लेगा। ये हमारे कॉलेज की मशहूर हस्ती है, मेरे जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो शायद कहीं ना कहीं जानते ही होंगे। अच्छा दूसरा है ईगो। ईगो वाला बंदा है ना, थोड़ी सी शर्म हया होती है और रियलिटी को फोकस करता है। रियलिटी क्या होती है कि ये देखता है कि मेरा अपना अच्छा क्या है, दूसरों की परवाह नहीं करेगा, मेरा अच्छा क्या है यार। और थोड़ी सी उसको होती है कि यार कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा। जैसे अगर वो अपना अब 4 बंदे खा रहे हैं, तो प्लेट के अंदर खाना खा रहे हैं, अब ये बंदा अपनी प्लेट से खाना खाएगा। ये अलग बात है कि खाना खाने का मौका उसको डालने का मौका मिले तो लेग पीस अपनी तरफ डाल लेगा, लेकिन खाएगा अपनी प्लेट में से, दूसरों की प्लेट में से नहीं उठाएगा। तो ये ईगो के ऊपर है, यानी कि ये बंदा ज्यादा तमीज वाला भी कोई नहीं होता तो ज्यादा बदतमीज भी कोई नहीं होता। या इसकी मिसाल ये देख लें, आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आगे रेड लाइट जली हुई है और आपने वहां पे रुकते हैं, इधर उधर देखते हैं भाई कोई गाड़ी तो कोई नहीं आ रही, चल जान दो, रेड लाइट को क्रॉस कर दिया है, लेकिन सिर्फ ये देखा है भाई कोई गड्डी तो नहीं आ रही, मेरे को उड़ा तो नहीं लेके जाएगी। तो ये चीज आप वहां पे उसके अंदर देख रहे होते हैं, तो ये हमारी जो है वो एड के जो ईगो है ना, ये वाली, यानी इसके अंदर अपना फायदा देख रहे होते हैं। हम एड और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो हमारी एड और सुपर ईगो उसके दरमियान में होते हैं, और थोड़ा लॉजिकली चीजों के बारे में सोचते हैं, मोरालिटी नहीं सोचते, लॉजिकली सोचते हैं भाई मेरा भला किस में है। किसी के घर में जाए मेहमान मेहमान बन के जाए तो यार थोड़ा तमीज भाई, यार ये ना हो कि भाई वो ना बाद में बातें करे, तो इतना ख्याल रखते हैं, ठीक है, यानी थोड़ा हद क्रॉस नहीं करते, ये होती है ईगो। क्लियर है सबको? बोल दीजिएगा जहां पे मसला हो। तीसरी चीज जो है ना वो है सुपर ईगो। सुपर ईगो वाले लोग महान होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, ये जो है ना एथिकल वैल्यूज को बड़ा कंसीडर करते हैं, और इनको अपनी डिग्निटी की बड़ी अहमियत होती है। अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। अपनी सोशल कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है, जो उनकी वैल्यू है, जो सोसाइटी में उनको समझा जाता है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। अपने आप को एक ऐसा सोसाइटी के अंदर पेश करते हैं जो इजीली सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है। ऐसा काम नहीं करते जो किसी के लिए रिग्रेट, किसी किसी और के लिए अनएक्सेप्टेबल हो। ठीक है, वो ये चीज समझते हैं, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है,
किस तरह किसी के साथ बिहेव करना है, इस चीज को समझते हैं। ये थोड़ा सा अपने कॉन्शियस की बात भी सुनते हैं। एड वाला तो अनकॉन्शियस में रहता है ना, एड वाले के तो जो अंदर चल रहा है उसको नहीं परवाह क्या बाहर में सारे जाए सारी दुनिया, मुझे अपनी मजा लेना है, अपनी इंस्टेंट लेनी है, अपनी इंस्टेंट के अंदर काम करना है। ये तो है एड वाला बंदा है। एक ईगो वाला थोड़ी सी शर्म हयात रखता है, सुपर ईगो वाला बहुत शरीफ आदमी होता है, अपने कॉन्शियस से सोचता है भाई राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कौन सी चीज जो है वो मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज फैसला करने में मुझे आसानी पैदा करेगी। और इसी तरह अब वो जो है खाना खाने बैठे तो ये बंदा क्या करेगा, देखेगा इर्द गिर्द कि किसकी प्लेट के अंदर सालन कम है, उसको ऑफर करेगा कि सर आप मेरी प्लेट ले लें, सर आप पहले खाने खाएं, पानी डालेगा पहले अगले बंदे को देगा, सर आप पानी पीजिए। सिग्नल के ऊपर रुकेगा तो रुका रहेगा अनटिल के उसके लिए ग्रीन लाइट नहीं जल जाती वो नहीं निकलेगा। वो इस चीज को फॉलो करेगा कि अपने एक्शंस को अपने थॉट्स को आइडियलाइज करेगा, एक अच्छे स्टैंडर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड बिहेवियर एक्सेप्टेड क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेगा। और ये शख्स जो है परफेक्शनिस्ट होगा, उसकी कोशिश होगी मैं परफेक्ट बनूं। और मैं जो है वो ये बंदा हर रोज अपने आप को ग्रूम करता है, अपने आप को बेहतर करता है, अपनी अपने आप को कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ, और अपने आप को बेहतर करता है और फीलिंग गिल्टी और इनएडिक्वेट, और वो गिल्टी फील करता है, उसको शर्म महसूस होती है अगर वो किसी की इंसल्ट कर बैठता है, अगर किसी के साथ लड़ाई डाल बैठता है, अगर किसी की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो वो उसके ऊपर उसको गिल्ट होता है। ये वाला सुपर ईगो है। जरा बता दें आप लोग कहाँ पाए जाते हैं, सुपर ईगो पे या एड के ऊपर पाए जाते हैं। और तो मसला कोई नहीं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो एड वाले भी होंगे। जरा वो बता दें जो एड है आप में से कोई है एड वाला शहनशाह। सर जी सुपर ईगो, बस आप सारे ही सुपर ईगो है यहाँ पे, एड वाला कोई भी नहीं है। ये तो कहते हैं ना जब तक बाप नहीं पड़ेगा ना तब तक किसी का पता नहीं चलता। वो कहता है अल्लाह के बंदे बड़े शरीफ हैं, अल्लाह की मखलूक बड़ी शरीफ है बहुत अच्छी है, पर शाला किसी ने वाह न पवे। ये वो फिर कहते हैं कि शरीफ सिर्फ अल्लाह साइड जात है। ये सारे दुनियादार जो है ना, वो जिसके साथ वाह पड़ता है ना उसी को पता चलता है कि अल्लाह ऐस तो बचावी, अल्लाह तौबा मेरे अल्लाह मैं इस बला को समझना भी कैसा निकला ये वाला। बेटा ठीक है। आई हैव ऑल करेक्टर्स टू समवन। चले जी, अल्लाह आपको सबको सुपर हीरो बनाए। इस्लाम की बेसिक हम पढ़ाई हमें यही चीज तो सिखाती है कि हम जो है ना हम हमारा एक आइडियल सेल्फ के ऊपर होना चाहिए, हमें परफेक्ट होना चाहिए, हमें अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। जी राह पिया जाने या वाह वाह पिया जाने। ओके अच्छा, इसके बाद अब मेरा दिल कर रहा है कि चूंकि टाइम हमारे पास रह गया 5 मिनट, अगला जो है ना ये वाला खत्म, कोई दो थ्योरी हमारी रह गई है सिगमंड फ्रॉड की, तीन हमने कर ली है। मैं क्लास को एंड करता हूँ, आप क्लास को दोबारा फौरी ज्वाइन कर लें, ठीक है। फौरी ज्वाइन करेंगे तो फिर हम अगला जो है ना वो फेज शुरू कर देते हैं, दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, मैं एंड करता हूँ, इसको दोबारा फौरी तौर पे ज्वाइन कर लीजिएगा।